हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अमन सर लेक्चर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल दोस्तों मैंने जो वीडियो डाला था, कक्षा 9 का विज्ञान का पहले चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ। तो उस वीडियो में क्या हुआ दोस्तों, मैं काफ़ी थोड़ा लॉन्ग चलता हूँ वीडियो, लेकिन इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़ा सा कम है। 13 मिनट या 14 मिनट का ही वीडियो आ पाया, लेकिन जो टॉपिक्स कल नहीं क्लियर कर पाए थे दोस्तों, आज हम क्लियर करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की, कि पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, पदार्थ जैसे कि उसमें द्रव्यमान होता है, या फिर उसमें ऊर्जा भी हो सकती है, उसमें भार होता है, उसमें आयतन होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो भी सारी चीज़ें हैं उनके बारे में आज हम हेडिंग बाय हेडिंग बातें करेंगे। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके पहले उसे देख लें, ताकि आने वाला जो ये वाला वीडियो है वो आपको काफ़ी बेहतर समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन चलिए मैंने कल जितना पढ़ाया था उसे एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो कल दोस्तों मैंने आपको बताया था पदार्थ, पहले एक जानकारी के लिए लाइन लिखवा दी थी। मैंने बताया ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, जिस सामग्री, कोई भी चीज जिस सामग्री से बना होता है, वैज्ञानिकों ने उसे ही नाम दिया पदार्थ। ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, वैज्ञानिकों ने उस सामग्री को नाम दिया था पदार्थ। मैंने आपको लिखकर बताया था। ठीक है दोस्तों, अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो सारी चीजें वहां पढ़ेंगे। यहाँ से सर हम रिवाइज कराने जा रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों मैंने द्रव्य की परिभाषा बताई थी कि द्रव्य आप द्रव्य बोल सकते हैं या पदार्थ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे द्रव्य बोले चाहे पदार्थ। कभी भी मैं अगर पदार्थ बोल दूं या फिर कभी द्रव्य बोल दूं तो कंफ्यूज नहीं होना है। द्रव्य और पदार्थ सेम चीजें हैं, सेम हीडिंग है। ठीक है दोस्तों, तो पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह वस्तु है या फिर वह अवयव होता है जो जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है तथा कुछ ना कुछ आयतन होता है, तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, वही वस्तु पदार्थ कहलाती है। ठीक है दोस्तों, पदार्थ वह अवयव होता है जिसमें कुछ द्रव्यमान तथा कुछ आयतन होता है, तथा उसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, वो वस्तु पदार्थ कहलाती है। उदाहरण के तौर पर मैंने लिखवाया था, वायु हो गया, कांच हो गया, जल हो गया, कुछ भी, लकड़ी हो गई, आप कुछ भी कह सकते हैं। जो भी चीजें हम देख ले रहे हैं वो सारी चीजें पदार्थ है, सब कुछ पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने बताया था कि जो भारतीय दार्शनिक थे, पहले के भारतीय जो दार्शनिक थे, उन्होंने पहले पंच तत्वों में, पदार्थों को पंच तत्वों में विभक्त किया था। और उसके बाद जो यूनानी दार्शिका है उन लोगों ने भी कहा नहीं सही है, पदार्थ जो है पंच तत्वों में विभक्त होते हैं। लेकिन आधुनिक परिभाषा अगर माने तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने कहा कि पदार्थ को मुख्यतः दो आधारों पर बांटा जा सकता है। पहला भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर। अब भौतिक अवस्था के आधार पर भी उन्होंने पदार्थ को बांटा, तीन भागों में बांटा, क्योंकि हम पूरे उसमें भौतिक अवस्था के आधार पर बात करेंगे पूरे चैप्टर में दोस्तों, इसलिए हम सिर्फ भौतिक बता रहे हैं। रासायनिक आगे वाले चैप्टर में उसी का काम लगेगा। आगे आने वाले चैप्टर में हम रासायनिक पदार्थों का ही पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो उससे घबराइए मत। ठीक है, तो अभी बात करेंगे सिर्फ भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में बांटा, आप लोग भी जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठीक है दोस्तों, तो ठोस, द्रव और गैस का हम अगले आने वाले वीडियो में हम उस पर बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे, हेडिंग लिखवाएंगे, पढ़ाएंगे, आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे। उससे पहले हम बात करेंगे पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की, कि पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से, महत्वपूर्ण पद कौन कौन से, महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी, पदार्थों में क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कह सकते हैं पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में बात करेंगे द्रव्यमान की। इसकी बात करेंगे दोस्तों, द्रव्यमान। ये द्रव्यमान होता क्या है? ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लें, द्रव्यमान। ठीक है, अब द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? किसी वस्तु में उपस्थित उसके द्रव्य की वास्तविक मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। कुछ नहीं है दोस्तों, एकदम सिंपल सी हेडिंग है कि किसी वस्तु में या फिर किसी पदार्थ में या फिर किसी द्रव्य में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा, वास्तविक एकदम जो उसमें है उतनी ही। ठीक है दोस्तों, किसी पदार्थ में उपस्थित
किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा उस वस्तु का, जिस वस्तु की हम बात करेंगे उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? उसी वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। तो ये बात मैंने जैसे भी बताई थी, सेम बात मैंने लिख दी। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहेंगे द्रव्यमान को? द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप तनिक से और याद रखेंगे, इसमें थोड़ा सा और याद रखने की चीज है कि स्थान परिवर्तन के साथ, यहां पे लिख देते हैं, स्थान परिवर्तन के साथ वस्तु के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कह सकते हैं कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है? तो द्रव्यमान की परिभाषा जो हो जाएगी, किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा ही उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, हम लोग एक छोटी सी लाइन और लिख देंगे कि स्थान परिवर्तन के साथ वस्तु के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम स्थान परिवर्तन कर दें, हम यहाँ पर हैं भारत में, या फिर हम चले जाए अमेरिका में, जापान में, आप फिर कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, कुछ भी, कहीं भी, अपने घर में, पड़ोसी घर में चले जाए, पड़ोसी घर में और पड़ोसी घर में चले जाए, उनके पड़ोसी घर में चले जाए, दोस्त के घर में चले जाए, रिश्तेदार के घर में चले जाए, धरती पर हो, आकाश में चले जाओ, कहीं अंतरिक्ष में, कुछ भी, कहीं भी आप चले जाइए, लेकिन स्थान परिवर्तन के साथ साथ वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं द्रव्यमान सदैव ही निश्चित होता है। अतः द्रव्यमान एक परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन नहीं होने का मतलब क्या है? द्रव्यमान हमेशा निश्चित है। ठीक है दोस्तों, अतः द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। सदैव निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब स्थान परिवर्तन के साथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अतः हम कह सकते हैं वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो सदैव निश्चित होता है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, ये तो द्रव्यमान की बात होगी। इसके प्रतीक की बात कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम ये जानकारी रखेंगे कि इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, तो आने वाले लेक्चर्स में या फिर जब हम न्यूमेरिकल्स हल करेंगे, सॉल्यूशन का करेंगे, तब हमें ये काम देगा। क्या काम देगा? m। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर हम द्रव्यमान न लिख करके, हम जब क्वेश्चंस हल करेंगे तो द्रव्यमान न लिख करके हम m से उसे प्रतीक करेंगे, तो हमें समझना होगा, और उसके लिए हमें पहले से याद करना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान का मतलब होता है मास। मास का मतलब पहला वाला लेटर ले लिया गया m। ठीक है दोस्तों, तो उसे कहते हैं द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं। बात तो समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, अगर हम एक बार फिर से देखें तो शायद बेहतर समझ में। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा,
द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु में या फिर किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। स्थान परिवर्तन के साथ द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थान परिवर्तन के साथ द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान सदैव ही निश्चित होता है। द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। और लास्ट जो लाइन है, कह सकते हैं इसे कि स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। एकदम सरल, सिंपल। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, सब कुछ पहले से जाना सुना हुआ है, हम लोग पढ़ चुके हैं छोटी छोटी क्लासेस में। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे भार की। भार क्या होता है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। किसका? पदार्थ का भार। तो भार की बात करें दोस्तों, ये भी एकदम सिंपल है, पहले बता देते हैं फिर ले लेते हैं। तो भार की परिभाषा की बात है दोस्तों, तो हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी जिस बल के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। एक बात सुनिए, मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारी मार्कर है। ठीक है दोस्तों, ये मार्कर है और इसे हम अभी पकड़े हुए हैं क्योंकि हम इस पर बल लगा रहे हैं। पृथ्वी के समय गुरुत्व वाले बल से थोड़ा सा ज्यादा लगा दे रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर रुकी पड़ी। अगर दोस्तों हम इसे छोड़ देते हैं, छोड़ दिया, अब देखो ये तुरंत फटाक से नीचे चली गई। अब जैसे ही नीचे गई, इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी ने इसे खींच लिया, अपने केंद्र की ओर खींच लिया, बल लगाया और इसे खींच लिया। और खींचने का मतलब क्या हुआ? बस नीचे चली गई। इसका मतलब इस वस्तु को नीचे ले जाने में पृथ्वी ने जो भी बल लगाया वो इस वस्तु का क्या होगी दोस्तों? इस वस्तु का भार कहलाएगी। आई बात समझ में? एकदम बढ़िया। ठीक है दोस्तों, फिर से बता रहे हैं, मैंने ये इस मार्कर छोड़ दी, तो मार्कर छोड़ने के बाद पृथ्वी जितना बल लगा रही है इस अपनी ओर खींचने में, वो बल ही इस वस्तु का भार कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, हम लिखते हैं इस बात को, भार किसे कहते हैं? पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचने या फिर आकर्षित करने, केंद्र की ओर हम लोग आकर्षित करने लिख देते हैं दोस्तों, केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए जो बल किस पर? उसी वस्तु पर। पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए जो बल उस वस्तु पर लगाती है, जो बल उस वस्तु पर लगाती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। भार कहते हैं। आया समझ में दोस्तों? एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल परिभाषा है, डेफिनेशन है भार की, वेट की। पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए जो बल उस वस्तु पर लगाती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। किसे उस वस्तु का भार कहते हैं? उस बल को। कौन सा बल? जो बल पृथ्वी किसी वस्तु को खींचने में अपनी तरफ लगाती है, ये खींचना है तो लगा बल, ठीक है, तो जो बल पृथ्वी लगाती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। अब हमने क्या कहा था कि स्थान परिवर्तन के साथ वस्तु के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। किसमें कहा था मैंने? द्रव्यमान में कहा था। अब हम बात करेंगे किसमें? भार में। तो भार में देखिएगा दोस्तों, स्थान परिवर्तन के साथ वस्तु के भार में, आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं, क्या होगा?
वस्तु के भार में वहां क्या हो रहा था, यहाँ क्या होगा, अपोजिट होगा। वस्तु के भार में परिवर्तन वहां नहीं होता था और यहाँ परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने जब आपको पढ़ाई थी द्रव्यमान की डिफिनीशन, तो द्रव्यमान में क्या बताया था, स्थान परिवर्तन के साथ वस्तु के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अब इसमें देखिए, स्थान परिवर्तन के साथ वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, परिवर्तन होता है। अब देखो कैसे परिवर्तन होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, कहाँ पर, पृथ्वी पर। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर कोई वस्तु है, कितने किलो की, कुछ भी मान लीजिए, और हम कहते हैं, अगर इस पृथ्वी पर, हम नहीं, बुक्स कहती हैं, ठीक है, वैज्ञानिक कहते हैं, तो हम वही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वस्तु को मतलब यहाँ से उठाइए और फेंक दीजिए चंद्रमा पर। ऐसा होता नहीं है तो ठीक है, चंद्रमा पर ले जाइए। अब चंद्रमा पर ले गए उस वस्तु को, तो जब चंद्रमा पर ले गए तो वहां पर उसका भार देखेंगे कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे कम हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर जो भार है उसका चंद्रमा पर 1/6 गुना हो जाता है। पृथ्वी के भार का चंद्रमा पर 1/6 गुना हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, आप यहाँ पर है 60 किलो की, या फिर कोई 60 किलो की वस्तु वहां पर ले जाए। कोई वस्तु यहाँ पर है 60 किलो की, कहाँ पर, पृथ्वी पर। कहाँ पर, पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 kg की है, 60 किलोग्राम की है, और उसे आप ले जाए, कहाँ पर ले जाना है, वहां ले जाए, चंद्रमा पर ले गए। चंद्रमा पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वस्तु का जो भार है 60 kg का 1/6 हो जाएगा। 60 kg का 1/6 हो जाएगा। 1/6 का क्या मतलब हुआ, 61 या 60/6, 6 या 60, 10 किलोग्राम दोस्तों। कितने किलोग्राम, 10 किलोग्राम निकला। मतलब कि कोई वस्तु का भार यहाँ पर 60 किलो का है, कोई वस्तु है 60 kg की यहाँ पर है, उसे चंद्रमा पर ले गया तो 1/6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1/6 हो जाएगा। अब 60 × 1/6 इसका इक्वल कितना निकला, 10 kg। मतलब कि यहाँ पर कोई वस्तु अगर 60 किलो की है तो चंद्रमा पर 10 किलो की। आई बात समझ में, ये बात तो मैं बोल रहा हूँ कि स्थान परिवर्तन के साथ वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। ठीक है, देख लीजिए, पृथ्वी पर स्थान यहाँ पर है, कहाँ पर, पृथ्वी पर स्थान परिवर्तन हो गया, कहाँ पर चला गया, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर जाने के बाद उसका भार बदल गया, अभी 60 था 10 हो गया। मैंने कहा ना परिवर्तित होता है, 60 था 10 हो गया, परिवर्तित हो गया। ठीक है दोस्तों, यही बात आगे से एग्जाम्पल के तौर पर भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, उसे m से प्रदर्शित कर रहे थे द्रव्यमान को, हम भार को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल w से। भार को w से प्रदर्शित करते हैं, भार को w से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, भार को w से प्रदर्शित करते हैं। भार को w से प्रदर्शित करते, बार बार रख लीजिए, आ जाएगा फटाक से, क्योंकि एक चीज पढ़ने में समझ नहीं आती, लेकिन अगर उसी चीज को बार बार पढ़ें आराम से आ जाती है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम बात करेंगे, इसके बाद हमारी परिभाषा होगी द्रव्यमान की और परिभाषा होगी भार की। अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक संबंध हो जाएगा जो द्रव्यमान और भार के बीच में लगता है और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, फार्मूला का काम करेगी आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हेडिंग लगाते हैं, द्रव्यमान तथा भार में, द्रव्यमान तथा भार में संबंध। द्रव्यमान तथा भार में संबंध। देखते हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या संबंध होता है। द्रव्यमान और भार में क्या संबंध होता है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान जो भार होता है ना दोस्तों, जो भार होता है, भार मतलब W,
तो भार जो होता है द्रव्यमान m, भार जो होता है द्रव्यमान m तथा गुरुत्व जनित त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। लिखते हैं, देखिएगा, द्रव्यमान, सॉरी पहले द्रव्यमान नहीं लिखते, पहले लिख देते भार, भार, भार द्रव्यमान तथा द्रव्यमान तथा गुरुत्व जनित त्वरण, गुरुत्व जनित त्वरण, गुरुत्व जनित त्वरण के गुणनफल के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इसके गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ में आ गई होगी कि द्रव्यमान और भार में क्या संबंध होता है। द्रव्यमान और भार में, द्रव्यमान तथा भार में संबंध बताइए। ठीक है ना, हम बताते हैं, भार द्रव्यमान तथा गुरुत्व जनित त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे ही दोस्तों लिखते हैं इसे ऐसे, भार कौन, भार, भार का मतलब वेट, वेट का मतलब दोस्तों W, ठीक है, W। तो क्या होता है W, द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब M, द्रव्यमान M तथा गुरुत्व जनित त्वरण, गुरुत्व जनित त्वरण क्या दोस्तों, गुरुत्व जनित त्वरण का मतलब होता है स्मॉल g। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी द्वारा लगाया गया त्वरण गुरुत्व जनित त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या, सॉरी भार क्या होता है, भार इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, द्रव्यमान तथा गुरुत्व जनित त्वरण g के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि द्रव्यमान जो भार होता है वो द्रव्यमान तथा गुरुत्व जनित त्वरण के इक्वल होता है। आई बात समझ में, देखिएगा W इज इक्वल टू, इसका मतलब है भार इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब है, भार इक्वल क्या, M किससे, द्रव्यमान को, द्रव्यमान, ठीक है, गुणे लिखा है गुणे G का मतलब होता है गुरुत्व जनित त्वरण। दोस्तों ये हो गया गुरुत्व जनित त्वरण, गुरुत्व जनित त्वरण। ठीक है दोस्तों, गुरुत्व जनित त्वरण मतलब कि जो भार होता है वो द्रव्यमान M तथा गुरुत्व जनित त्वरण G के गुणनफल के बराबर होता है। सिंपल हो गया, भार जो होता है द्रव्यमान M गुरुत्व जनित त्वरण G के गुणनफल के बराबर होता है। आगे दोस्तों बात समझ में पक्का, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं थोड़ा सा जो पिछला पढ़ा चुके हैं, जो आज पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने वीडियो को अपलोड करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं दोस्तों, हमारा जो पहले हीरिंग थी, कल वाली हीरिंग, जैसे कि मैंने जानकारी के तौर पर बताई थी कि ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, सॉरी कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई होती है उस सामग्री को वैज्ञानिकों ने नाम दिया था पदार्थ। उस सामग्री को वैज्ञानिकों ने नाम दिया था पदार्थ। अब पदार्थ क्या होता है, पदार्थ पदार्थ वह अवयव होता है, पदार्थ वह अवयव होता है जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है तथा कुछ ना कुछ आयतन होता है। ठीक है, वही पदार्थ कहलाता है। और पहले वाले जो जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था बाइक आज चला दी। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद जैसे कि वर्गीकरण की बात करते हैं, तो वर्गीकरण में क्या हुआ, भारतीय दार्शनिक जो थे उन्होंने वस्तु को, मतलब कि किसी भी पदार्थ को 5 तत्वों में विभाजित किया, वर्गीकृत किया। और फ्रांसीसियों ने बाद में जो यूनानी दार्शनिक थे उन्होंने यूनानी दार्शनिकों ने इस बात पर सहमति भी दर्शाई। लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक हुए, आधुनिक वैज्ञानिकों ने कहा ना, तत्वों को हम पदार्थों को हम जो है 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से वर्ग, एक तो पहला हो जाएगा हमारा भौतिक अवस्था के आधार पर। कौन सी अवस्था के आधार पर, पहला पदार्थ भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा पदार्थ को रासायनिक अवस्था के आधार पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है भौतिक अवस्था के आधार पर उन्होंने कहा कि हम कह सकते हैं कि मान लीजिए पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, एक ठोस हो जाता है, दूसरा द्रव हो जाता है और गैस हो जाता है।
और रासायनिक अवस्था के आधार पर हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो उसकी चर्चा नहीं करनी है। उसके बाद बात करेंगे पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की। पदार्थ में कुछ ना कुछ होते हैं, चीजें होती हैं, कुछ चीजें कौन कौन सी होती हैं जो उपयोग होती हैं, ये सारी हैं अभी और भी आगे पढ़ानी है अगले वीडियोज में। ठीक है दोस्तों, तो द्रव्यमान किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की जो वास्तविक मात्रा होती है उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान कहलाती है स्थान परिवर्तन के साथ, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लगी है दोस्तों भाई भार। पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। और स्थान परिवर्तन के साथ इसमें भार में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, और इसे W से प्रदर्शित करते हैं, भार को W से प्रदर्शित करते हैं। लास्ट में बात करेंगे द्रव्यमान तथा भार में संबंध। तो भार जो होता है द्रव्यमान तथा गुरुत्वजनित त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वजनित g के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब कि W बराबर mg। और बातें अच्छे से समझा भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।